Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I am going to provide you a guest paper, PBA, Practical Based Assessment Guest Paper, that is 2025. ये स्टूडेंट गेस्ट पेपर मैं कर दे रहा हूँ. गेस्ट पेपर का मतलब गेस होता है, ठीक है. मैंने क्या किया है कि आपका जो मॉडल पेपर को देखते हुए गेस किया कि वो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी के, इस तरह की नेचर के, इस तरह के स्ट्रक्चर के क्वेश्चन वो पूछ सकता है. तो इसलिए मैंने उसके मुताबिक आपको ये पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ. आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा. आपने इसके कॉन्सेप्ट गेट करना है, ठीक है, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमने ये वाली कंडीशन लगानी है, ये वाला प्रोग्राम लगाना है, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है. तो आपने इसके कॉन्सेप्ट गेट करने हैं. सेक्शन ए, रेलेवेंट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल. क्वेश्चन ये लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल. The rate of electricity per unit are as follows. If the unit consumed are less than equal to 300 हो तो उसका रुपीस, उसका जो रेट आएगा वो 10 रुपीस आएगा. ये मैंने अज्यूम किया हुआ है. अब भाई मुझे पता नहीं कि इसका रेट इससे ज्यादा है या कम है, अल्लाह पाक खैर आफियत करे, ठीक है. तो if the units consumed greater than 300 and 500 तो जो 50 रुपीस पर रेट इसका आएगा, ठीक है. इसका वो लेक्चर ऐसे कैलकुलेट करेंगे. इफ द यूनिट कंज्यूम्ड एक्सीड्स मोर देन 500 देन द पर कॉस्ट पर यूनिट इज 70 रुपीस. नेक्स्ट, अ लाइन रेंट इज 1500 इज आल्सो एडेड टू द टोटल बिल में. ये आपने ऐड करना है हर सूरत में, ठीक है. फिर आपने एक और टैक्स ऐड करना है जो 5% इज एडेड इफ द बिल एक्सीड 5000. अगर बिल 5000 से ज्यादा एक्सीड करता है तो आपने क्या करना है, 5% ये आपने टैक्स एक्सीड करना है. यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ आपको लॉजिक प्रिपेयर करने का, बिल का नहीं है, ठीक है. चले हम नेक्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं इसका. इंटीजर यूनिट्स, इसमें आपने यूनिट्स लिखने हैं. इंटीजर यूनिट्स मैंने डिक्लेयर कर दिया. फ्लोट बिल मैंने 0 कर दिया. एंटर द यूनिट कंज्यूम्ड. जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम करेंगे वो आप स्टोर कर लेंगे वेरिएबल्स यूनिट्स में, ठीक है. और बाद में यहां पे कंपैरिजन हो रहा है. इफ यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 300 हो तो यूनिट्स को 20 रुपीस के साथ मल्टीप्लाई करें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड वन इज एल्स इफ यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 500. अगर यूनिट लेस देन 500 होंगे, दिस वन इज सेकंड कंडीशन, देन यू विल कैलकुलेट बिल अकॉर्डिंग टू यूनिट्स टाइम 50. मींस यूनिट्स को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो बिल की अमाउंट आ जाएगी. एल्स ये देखिए, ये 300 तक ये थी पहली कंडीशन थी, ये थी 301 से लेके 500 तक. अगर 501 यूनिट आपका आ जाता है, 501 आ जाता है, तो डायरेक्ट आप इस कंडीशन में फॉल करेंगे, यानी यूनिट्स टाइम मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये बिल आपका कल आ जाएगा. फिर इसके बाद क्या करना है, बिल इक्वल टू बिल प्लस 1500, ये तो ऐड करना ही करना आपने हर हाल में. लाइन रेंट है. इसके बाद आप चेक करते हो इफ बिल ग्रेटर देन 5000. अगर तो बिल 5000 से ज्यादा होगा तो आपने क्या करना है, बिल में ऐड और करना है जो कि बिल को टाइम करेगा 5 के साथ और डिवाइडेड बाय 100. 5% आपने वो सरचार्ज इसमें ऐड करना है, ठीक हो गया. तो ये आपके पास टोटल बिल आ जाएगा. टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ जाएगा, ये बिल आपके पास टोटल वो शो हो जाएगा, ठीक है. तो ये मैंने क्वेश्चन जो आपका पीबीए था उसके मुताबिक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऑल्टरनेट ये मैंने क्वेश्चन बना के दिया, ठीक है. तो बेहतर तो यही था कि आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करें और उसको सॉल्व करें. सॉल्व करने के बाद दोबारा वीडियो पे जाए और देखें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. इसमें भी आपने सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है. क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप ट्राई आउट करें खुद करने की. वीडियो को पॉज कर दे, खुद करने की ट्राई करें तो देखिए आप कहां तक पहुंच पाते हो. अगर आप नहीं कर पा रहे तो देखिए आप में किस चीज की यहां पे है, आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, ये आपने इस चीज पे देखना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अबाउट वेदर स्टेशन. अ वेदर स्टेशन टेक्स टेम्परेचर रीडिंग 4 times a day. एक दिन में वो 4 मरतबा रीडिंग को नोट करता है. द फर्स्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट 00.
जो 00 पे रिकॉर्ड करता है यानी कि 12 बजे, एंड द मीन नाइट 12 o'clock, एंड द फाइनल टेम्परेचर इज 23, ये रात के 11 मीन्स 23 जब होगा तो उस वक्त वो क्या करेगा, क्योंकि 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उस वक्त वो फोर्थ वेल की रीडिंग को वो कैलकुलेट करेगा। ठीक हो गया, ये तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी उसने। राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर ईच डे। एक वीक तक आप, उसने कहा कि आपने कैलकुलेट करना है और हर वीक के हर दिन के लिए आपने उसका मैक्सिमम और मिनिमम शो करना है। कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे, हर दिन का आपने टेम्परेचर देखना है कि इसका एवरेज कितना आया। ठीक है, फिर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर द वीक, ये वीक के लिए, ये दोनों है डे के लिए, और जो दो नीचे यहां पे ये स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, ये क्वेश्चन है जी वीक के लिए। यू हैव टू कैलकुलेट फॉर अ वीक, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर फॉर द वीक, कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर द वीक। ठीक है, तो यहां पे ये बनता है कि आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, मैंने पहले इसके आंसर नहीं देने लगा था, फिर मैंने कहा चले मैं आंसर भी दे देता हूं, उनको सपोर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स को कि ताकि वो इसका आंसर वेरीफाई कर लेंगे बाद में जी। कांस्टेंट इंटीजर डेज इक्वल टू 7, ये मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया क्योंकि मुझे पता है ये 7 रहेंगे, ये 6 या 7 से 8 नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैंने कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, रीडिंग इक्वल टू 4, रीडिंग को भी मैंने 4 लिख दिया जी, ये भी मैंने कांस्टेंट के साथ लिख रहा हूं। ठीक है, दोनों कांस्टेंट कर दिए 7 और 4। फ्लोट टेम्परेचर, ये मैंने एक टेम्परेचर अरे ली जो कि 2 डायमेंशन अरेज हैं, इसमें क्या डेज कॉलम में रो में आएंगे और रीडिंग इसकी कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि यहां पे 7 रोज की एक मैं 2 डायमेंशन अरे लेता हूं और उसमें 4 कॉलम होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट वन इज 7th। कितने कॉलम होने चाहिए? 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, ये रो 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, ये रो 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए। ये शो कर रहा है कि डे आपका 0, सपोज संडे, ये डे 1 है, डे 2 ऐसे मूव करेगा, और ये रीडिंग आपकी वो कैलकुलेट कर रहा है, रीडिंग इधर लिख रहा है, आपने रीडिंग इधर लिखनी है, 4 रीडिंग्स देनी है। ठीक है, CO टेम्परेचर फॉर 7 days, 4 पर डे, 0 से मूव करेगा और लेस देन तक जाएगा डेज तक, यानी 0 to 6, और हमने मूव भी 0 से लेके 6 तक ही करना है। CO करेगा डे, ये शो करेगा डे I+1, मीन के 0 जब होगा तो उसको क्या करेगा, हमें डिस्प्ले करेगा 1, जब इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी तो 1 ऐड करने पे ये शो करेगा 2। ठीक है, तो इंटीजर j इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन रीडिंग तक जाएगा, ये भी क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा हम मूव करेंगे लेस देन रीडिंग तक। ठीक है, टेम्परेचर में वैल्यू स्टोर कर लेंगे i और j के साथ। ठीक है, इस तरीके से हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करना हमने, फ्लोट वीक सम, के जो वीक का सम आ रहा है वो अभी हमने 0 ले लिया, वीक का मैक्सिमम टेम्परेचर हमने क्या लिया, बाय डिफॉल्ट हमने क्या कि जो पहला आप टेम्परेचर एंटर करेंगे ना, सपोज यहां पे आप टेम्परेचर ऐड करते हो 35, तो जो पहला टेम्परेचर आप करेंगे ना वही मेरा मैक्सिमम होगा सपोज, और वही मेरा मिनिमम होगा। पहली वाली रीडिंग को मैंने मैक्सिमम ले लिया और पहली वाली रीडिंग को ही मैंने मिनिमम ले लिया। ठीक है, ये वीक का सम है, ये वीक का मैक्सिमम है, ये वीक का मिनिमम है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, i इक्वल टू 0 से लेके हम 7 तक मूव किया, मीन लेस देन 7 तक, मीन 0 to 6, i में प्लस प्लस किया। फ्लोट डे इक्वल टू, डे का सम इक्वल टू 0, ये एवरी टाइम 0 होगा। ठीक है, फिर डे का मैक्सिमम टेम्परेचर हमने कौन सा दे लिया, डे का मैक्सिमम टेम्परेचर हम उसी दिन का जो फर्स्ट वैल्यू थी वो दे लिया, यानी कि अगर सपोज मंडे होगा तो मंडे को अगर टेम्परेचर 36 होगा ना, तो हमने क्या कह दिया कि हमने वही उसका ना टेम्परेचर ले देंगे, या हर दिन का टेम्परेचर जो फर्स्ट वैल्यू होगी वही उसका टेम्परेचर होगा। सपोज ट्यूसडे का 40 था,
तो ट्यूसडे की फर्स्ट मिनिमम और मैक्सिमम भी सेम होगी। 30 जो डे नंबर 3 के सपोज वेडनेसडे आ जाता है, तो वेडनेसडे को सपोज 32 हो, तो यही मिनिमम होगा, यही मैक्सिमम होगा। ठीक है, डे का मैक्सिमम भी वही फर्स्ट वैल्यू और डे की मिनिमम भी वही उस दिन की पहली वैल्यू। ठीक है, फ्लोट जे इक्वल टू जे लेस देन रीडिंग तक मूव करेगा, यानी 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए ये मूव करेगा। इसके बाद क्या करें, फ्लोट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की वैल्यू यहां से पिक करेगा वो टी में स्टोर कर देगा और डे में क्या कर देगा, डे का सम वो ऐड कर देगा वो टेम्परेचर। ठीक है, जितनी भी 4 रीडिंग हुई होगी वो इसमें ऐड करेगा। किसमें ऐड करेगा, वो करेगा डे सम इक्वल टू डे सम प्लस टेम्परेचर ऑफ आई एंड जे। ठीक है, ये इसमें ऐड कर देगा और बाद में देखेगा कि अगर तो टेम्परेचर जो नंबर आ रहा है, जो टेम्परेचर रीडिंग आ रही है, अगर वो रीडिंग डे के मैक्सिमम में जो पहले से वैल्यू स्टोर है अगर उससे बड़ी है तो फिर वो वाली वैल्यू को डे मैक्स में स्टोर कर दे जिसने उसको कंडीशन के लिए ट्रू करवाया था। अगर डे मिनिमम की भी चेक करे, अगर तो ये वैल्यू उससे मिनिमम है तो फिर क्या करे, मिनिमम में वो वाली वैल्यू स्टोर कर दे जिसने मिनिमम के लिए ये कंडीशन ट्रू करवाई है। इसी तरीके से वीक में भी हमने चेक किया, टी ग्रेटर देन इक्वल टू वीक के मैक्सिमम में, अगर वीक के मैक्सिमम में ये वैल्यू आ जाती है बड़ी, ठीक है, तो फिर ये वाली टी की वैल्यू इस मैक्सिमम वीक के मैक्सिमम में स्टोर कर दे। ठीक है, इसी तरीके से टी के लेस देन मिनिमम में देखें, लेस देन वीक मिनिमम में देखें, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर टी की वैल्यू वीक के मिनिमम में स्टोर कर दे। ठीक है, तो इस तरह ये मूव करता जाएगा और बाद में जब ये एंड हो जाएगा तो बाद में डे का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा, डे का सम जो किया होगा डिवाइडेड बाय 4 कर देगा, रीडिंग कर देगा। रीडिंग हमारी कितनी है, 4, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसकी एवरेज आ जाएगी उस डे में। ठीक है, डे का सम डिवाइडेड बाय 4 मींस 4 रीडिंग हमने उस दिन इकट्ठी की थी, कलेक्ट की थी। ठीक है, वीक के सम में क्या कर दे, वीक के सम में वीक का सम प्लस डे का एवरेज वो कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, वीक का सम भी आ जाएगा और बाद में क्या शो करेगा, वो डे नंबर दिस, मैक्सिमम दिस, डे का मैक्सिमम, डे का मिनिमम और इसके साथ डे का मिनिमम, ऐसे मूव करेगा। ये यहां पे डे का मैक्सिमम आ गया, डे का मिनिमम आ गया। ठीक है, इसके बाद एंड लाइन आ गया और इसके बाद फ्लोट वीक का एवरेज कैसे निकालेगा, वीक का जो सम किया होगा नंबर ऑफ डेज 7 पे डिवाइड कर देगा, वो वीक का एवरेज आ जाएगा और इस तरह ये समरी शो करेगा वीक के समरी की, वीक का मैक्सिमम वीक के मैक्सिमम की वैल्यू शो करेगा और वीक का मिनिमम की जगह जो मिनिमम वैल्यू होगी वो वीक का मिनिमम वो वैल्यू शो करेगा और फिर इस तरीके से एवरेज भी शो कर देगा। ठीक है, यहां तक प्रोग्राम हो गया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं। ठीक है, जो मैंने अभी प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किया इसको मैं रन करके दिखाता हूं। चलिए मैं नेक्स्ट पहले प्रोग्राम दिखाता हूं फिर इकट्ठे ही रन करता हूं। नेक्स्ट सेक्शन बी है। इस सेक्शन में क्या करने जा रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट यूज अ क्लास नेम्ड रेक्टेंगल। क्लास का नाम क्या आपने रखना है, रेक्टेंगल। टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। आपने एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करनी रेक्टेंगल की। द क्लास मस्ट हैव 2 प्राइवेट डेटा मेंबर, लेंथ और विड्थ इसके प्राइवेट में होने चाहिए और मेंबर फंक्शन का सेट वैल्यू, कैलकुलेट एरिया एंड कैलकुलेट पेरीमीटर, ये इसके 4 फंक्शंस होने चाहिए जी, मेंबर फंक्शंस होने चाहिए। क्लास रेक्टेंगल से स्टार्ट की, प्राइवेट में हमने क्या किया, फ्लोट लेंथ और विड्थ को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और ये बाद में लेंथ और विड्थ हम इसके पब्लिक में यूज करेंगे वैल्यू स्टोर करने के लिए। वॉइड सेट वैल्यूज, सी आउट एंटर द लेंथ किस में स्टोर की जाएगी, वेरिएबल लेंथ में, एंटर द विड्थ और ये स्टोर की जाएगी वेरिएबल विड्थ में, ये सेट वैल्यू होगी। इसके बाद एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं, फ्लोट ए, एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंथ टाइम विड्थ कर दूंगा तो वो इसका एरिया आ जाएगा और यहां पे वो एरिया को शो कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। पेरीमीटर के लिए फ्लोट पी, लेंथ प्लस विड्थ को मैं ऐड करूंगा। ठीक है, लेंथ प्लस विड्थ ऐड हुई और इसको मैंने टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जो डबल करने के लिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किस में आ जाएगी, पी में आ जाएगी। हम मेन की तरफ चलते हैं। मेन में रेक्टेंगल ये क्लास का नाम था
और ये ऑब्जेक्ट का नाम है। आपको पता, पहले क्लास का नाम लिखते हैं, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जब मैटर हम क्लास के रिलेटेड बात कर रहे हो तो फिर हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, वेरिएबल नहीं कहते। आर डॉट सेट वैल्यू, आर यहाँ पे वो वैल्यू को सेट करेगा, यहाँ पे वो एरिया कैलकुलेट करेगा और इस जगह पे वो पेरीमीटर कैलकुलेट करेगा। बहुत सिंपल प्रोग्राम है इसका जी। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, ये प्रोग्राम दिए गए, इसकी आपने आउटपुट लिखनी है। आपने क्या करना, इंटीजर पॉइंटर वो रिटर्न करवाएगा। फाइंड मैक्स ये फंक्शन का नाम है जी। ये पॉइंटर वैल्यू गेट करेगा, पॉइंटर ए है और ये पॉइंटर बी है जो कि वैल्यू रिसीव करेगा। ठीक है, और यहां पे देखेगा कि अगर ए के कंटेंट्स बी से बड़े हो तो रिटर्न ए करे, एल्स रिटर्न बी करे। ठीक है, क्योंकि हमने फाइंड मैक्स करना है। तो यहां पे देखिए x इक्वल टू 15 डिक्लेयर किया, y इक्वल टू 25 डिक्लेयर किया। फाइंड मैक्स को हमने कॉल किया, यहां पे हम कॉल कर रहे हैं क्योंकि आगे पॉइंटर ने वैल्यू रिसीव करने हैं और पॉइंटर जब वैल्यू रिसीव करते होते हैं तो फिर उसका एड्रेस हम भेजेंगे। ये एड्रेस जाएगा x का, ये एड्रेस जाएगा y का। ठीक है, विद वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 15 चले जाएगी, उधर 25 चले जाएगी। ठीक है, कहां पे जाएगी, ये इस जगह पे फाइंड मैक्सिमम के पास। ये इसके पास 15 आ जाएगा, इसके पास 25 आ जाएगा। देखेगा 15 इज ग्रेटर देन 25, नो तो रिटर्न बी आ जाएगा। बी में क्या पड़ा होगा, 25। तो यहां से रिटर्न क्या मिलेगा, 25। तो वो क्या पॉइंटर के पास आ जाएगा। ठीक है, पॉइंटर के पास इसका एड्रेस आ जाएगा। सीओट मैक्स वैल्यू शो करे 25। ये आपने आउटपुट लिखनी थी इसकी। बी की भी आपने आउटपुट लिखनी है। इसमें क्या हो रहा है जी, हमने एक फैक्टोरियल फंक्शन लिया हुआ है और इसकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर है। क्योंकि हमने इंट लिख दिया तो ये मस्ट फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, यहां पे क्या करेगा, रिटर्न एन की वैल्यू लेगा। 1 से वो स्टार्ट किया करेगा, f इक्वल टू 1। क्यों हमने 1 किया, क्योंकि हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने पहले भी बताया हुआ, मल्टीप्लाई के केस में 1 बेस वैल्यू 1 होनी चाहिए, जबकि सम के केस में बेस वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 होनी चाहिए। i इक्वल टू 1 से लेके उस तक मूव करेगा, n की वैल्यू तक मूव करेगा। जब n तक मूव करेगा तो देन यू हैव टू परफॉर्म दिस स्टेटमेंट, दैट इज f इक्वल टू f टाइम्ड i। ठीक है, तो वो इसको मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देगा, रिटर्न f कर देगा। कहां पे जाएगा, यहां से ये कॉल होगा, इंटीजर n इक्वल टू 145 आ गया, रिजल्ट 0 कर दिया क्योंकि ये एडिशन के तौर पर इस रिजल्ट को यूज करेगा हम। ठीक है, क्योंकि 0 इसने रिटर्न कर दिया, इंटीजर रिमाइंडर ले लिया। वाइल n में क्या पड़ा, 145। जब तक n में 145 ना आ जाए, मीन सॉरी 0 ना हो जाए, जो 145 पड़ा हुआ है, जब तक वो 0 मीन 0 नॉट इक्वल टू 0, n नॉट इक्वल टू 0, जब तक वो 0 ना हो तो उस वक्त तक ये मूव करता रहे ये प्रोग्राम। जब 0 या 0 से लेस होगा फिर ये नहीं चलेगा। रिमाइंडर, यहां पे रिमाइंडर कैलकुलेट करें किसका, 145। जब मैं 145 को 10 पे डिवाइड करूंगा तो बाकी जो बचेगा वो 5 आएगा। ठीक है, तो 5 किस में स्टोर हो जाएगा, रिमाइंडर में। फिर रिजल्ट में जो कि पहले 0 पड़ा हुआ, ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करे किसका, फैक्टोरियल ऑफ रिमाइंडर, और रिमाइंडर में क्या पड़ा हुआ, 5, यानी 5 का फैक्टोरियल आएगा ऊपर से। 5 का फैक्टोरियल आपको पता 120 होता है। ठीक है, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ। तो 5 4 20, 23 टाइम्स 60 टाइम्स 2 120। ठीक है, और n में क्या कर देगा, n में 10 को डिवाइड करेगा, डिवाइड करके दोबारा n में स्टोर कर देगा। तो क्योंकि इंटीजर वैल्यू, तो अगर मैं 145 को 10 पे डिवाइड करूं तो इसका आंसर 14.5 आता है। ड्यू टू इंटीजर ये वाला पार्ट इग्नोर कर दिया जाएगा, रिमेनिंग 14 रह जाएगा जी। क्या वैल्यू आ गया, n में 14 आ गया, 14। ओके, n में 14 आ गया तो रिजल्ट में यहां पे क्या शो करेगा, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में क्या पड़ा हुआ था 120, यहां पे वो 120 शो करेगा। दोबारा मूव करेगा, दोबारा फंक्शन ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि n में क्या पड़ा हुआ, अभी n में हमारे पास 14 पड़ा हुआ, तो दोबारा रिमाइंडर के पास जाएगा 1। अब 14 को जब मैं 10 पे डिवाइड करूंगा तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 4। तो अब ये 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके लेके आएगा। 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 4 टाइम 3 12, 12 टाइम 2 24। तो अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा 120
प्लस 24, तो आंसर क्या आ गया 144। 144, अब रिजल्ट में 144 लिख देगा और यहाँ पे वो दोबारा 144 करेगा, लेकिन इससे पहले n की वैल्यू भी कम करेगा। n की वैल्यू कितनी थी पहले? n की वैल्यू 14 थी। जब 14 को दोबारा यानी 10 पे डिवाइड करेगा तो बाकी क्या बचेगा? 1 बचेगा ना जी, 1 बचेगा। तो ये दोबारा इधर मूव करेगा जी, ठीक है। 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो फिर रिमाइंडर भी इसका बचेगा 1 आएगा, तो इसमें फिर वो ऐड करेगा इसका 1 का फैक्टोरियल आपको पता 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस जो प्रीवियस वैल्यू पड़ी हुई जो कि 144, तो इसमें क्या आएगी 145 हो जाएगा, 145 हो गया, ठीक है। और जब n में डिवाइड करेगा, जो 1 को मैं 10 के साथ डिवाइड करूंगा तो 0.00 कुछ आ जाएगा। तो अब ये लूप दोबारा ऊपर मूव नहीं करेगा, जो ऊपर जाएगा लेकिन ये कंडीशन उसको अलाउ नहीं करेगी कि वो इसकी बॉडी में एंटर हो सके, ठीक है। रिटर्न करेगा, ये इसकी आउटपुट आ जाएगी, बस खलास, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं जी इसकी तरफ, प्रोग्राम की तरफ। जी ये प्रोग्राम में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का बिल के लिए कैलकुलेट करने के, एंटर द यूनिट्स माह, यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले किया, CIN आपने यूनिट्स में कर लिया, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन लगा दी, सेकंड कंडीशन लगा दी, ठीक है। एल्स में मूव करेगा और फिर उसमें क्या करेगा, बिल प्लस 1500 करेगा, बिल ग्रेटर देन 1500 है तो 5% वो सरचार्ज करेगा और उसके बाद टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल शो कर देगा। मैं रन एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ और इसमें वैल्यू स्टोर मैं करता हूँ जी 300। जब मैं 300 करूंगा तो कितना बिल आएगा 7875, ठीक है। अब मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 500 वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। जब मैं 500 लिखूंगा तो मुझे बिल आएगा जी 27,825। अगर मैं एक यूनिट सिर्फ इसमें और एक्स्ट्रा कर लगा देता हूँ, गलती से 501 हो जाता तो देखिए कितना बिल में फर्क पड़ गया, 38,000 आ गया, 10,000 का डिफरेंस पड़ गया, ठीक है। क्योंकि इस कंडीशन में देखिए हमने क्या लिखा हुआ था कि अगर 500 तक के तो ये यूनिट 50 रुपीज के लिहाज से कैलकुलेट करे, जब 501 भी हो जाएगा तो फिर 70 के लिहाज से वो कैलकुलेट करेगा, ठीक हो गया। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अब इस प्रोग्राम को मैं कमेंट करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं कमेंट करने के लिए स्टार्ट किया, ब्रेसेस स्टार्ट किया, स्लैश लगाया, एस्ट्रिक लगा दिया और यहाँ पे मैंने इसका ये इसको भी कर दिया पहले, और अब इसके कमेंट्स को मैं खत्म कर देता हूँ, इधर की बजाय मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो ऊपर वाला क्लोज हो जाएगा, ये प्रोग्राम ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये मैंने क्योंकि स्टार्ट नहीं करना तो यहाँ से मैंने एस्ट्रिक लिखा और यहाँ तक मैंने इसको क्लोज कर दिया, एस्ट्रिक और ये लिख दिया, ठीक हो गया। ये फंक्शन कैलकुलेट किया है जिसमें वेदर स्टेशन के लिहाज से इसका नाम लिख दिया, इंटीजर डेज 7 थे, कांस्टेंट रीडिंग 7 थी, फ्लोट ये था, इनपुट करेगा, एंटर द टेम्परेचर, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 0 डेज डे 1 के लिए, फिर जे मूव करेंगे और वैल्यू हमारी स्टोर होती जाएगी टेम्प के आई और जे में। इसके बाद वीकली फ्लोट वीकली कैलकुलेट करेगा, वीक सम वीकली मंथ मैक्स टेम्परेचर जो कि आपको मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो पिक करेगा 00 लोकेशन से, फिर प्रोसेस स्टार्ट करेगा 0 से लेकर डेज तक मूव करेगा और ये डेली के लिहाज से मूव कर देगा, डेली के लिहाज से उसके जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो उसको लिखेगा, ठीक है। डेली को यानी कि मिनिमम भी कहेगा, मैक्सिमम भी सेम वैल्यू कहेगा, फिर सम भी क्या करेगा, सम में भी 0 वैल्यू कर दे, ठीक है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को और रन करता हूँ, तो रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ गई इसकी। कंपाइल और रन किया तो एरर दे रहा, हम एरर दे रहे क्या किस वजह से एरर दे रहा, एग्जीक्यूट कम और कंपाइल करते हैं। एंटर टेम्परेचर रीडिंग डे 1 34 21 56 78, डे 1 की हो गया। अब डे 2 की मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ, 12 34 56 7 8 7 6 5, डे 4 की 2 3 4 5 6 7 8 9, डे 7 की 1 2 3 4, डे 7 की 5 6 7 8। तो मुझे बता रहा है कि डे 1 का जो मैक्सिमम 78 है, क्या मैंने 78 एंटर किया कहीं?
जी ये देखिए मैंने 78 एंटर किया तो इसने शो किया। मैक्स डे 1 का मैक्सिमम 78 है, मिनिमम 21 है और एवरेज इसका 47 है। डे 2 का 56, मिनिमम 7, एवरेज 27। डे 3 का मैक्सिमम 8, मिनिमम 5, एवरेज 6.5 है। डे 4 का मैक्सिमम 5 था, मिनिमम 2 था, एवरेज 3.5 है। तो इस तरीके से ये आप सारे डे के देख ले। और वीक की समरी क्या बनी, मैक्सिमम टेम्परेचर 78 था क्योंकि ये देखिए 78 आया था। मिनिमम टेम्परेचर 1 था, देखिए 1 यहाँ पे देखिए 1 भी आया हुआ। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर कितना बना, 14.286 बना। ठीक है, तो आप ये प्रोग्राम देख ले, आपको समझ तो आ चुकी होगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। थर्ड प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमने क्लास रेक्टेंगल डिक्लेयर की हुई है, टू प्राइवेट मेंबर लिए हुए लेंथ और विड्थ, ये हम इसमें वैल्यू सेट कर रहे हैं। लेंथ के साथ विड्थ के साथ लेंथ और विड्थ में वैल्यू सेट हो रही है। यहाँ पे हम वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर हम पेरीमीटर गेट कर रहे हैं, पेरीमीटर की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, बाद में हम इधर पेरीमीटर को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। मेन में आगे रेक्टेंगल आर लिखा, इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, वैल्यू को सेट किया, एरिया कैलकुलेट किया, ये पेरीमीटर कैलकुलेट की और एंड हो गया। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। जी लेंथ 6, विड्थ 5, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 30 निकला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 22। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट प्रोग्राम। ये नेक्स्ट प्रोग्राम, इसकी आपने आउटपुट लिखनी है वॉइड मैक्स, वॉइड पॉइंटर के तौर पर। ये फाइंड मैक्स एक फंक्शन डिक्लेयर किया जो पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे वैल्यू रिसीव करेंगे, एड्रेस रिसीव करेंगे। ये भी पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एड्रेस रिसीव करेंगे, चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। इफ के साथ भी लिख सकते हैं, कंडीशन ऑपरेटर के साथ भी लिख सकते हैं। अगर ए बड़ा होगा तो ए रिटर्न कर देगा, अदरवाइज बी रिटर्न कर देगा। 15 और 25 पैरामीटर में वैल्यू एड्रेस पास करेंगे। एड्रेस पास करने के बाद जो वैल्यू बड़ी होगी उसका एड्रेस इसके पास आ जाएगा, किसके पास, पी के पास, और बाद में हम पी से वो कंटेंट उसके शो कर लेंगे। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। एग्जीक्यूट, कंपाइल किया, रन किया, तो यहाँ पे उसने एरर दिया। देखते एरर क्यों कर रहा दे रहा, किस वजह से। मेन में आए, मेन में पॉइंटर मैक्स कॉल करेगा और रिटर्न कर देगा। ठीक है, रन करते हैं। एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन किया, तो इसने मैक्स वैल्यू क्या कर दी, 25 कर दी। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूं, मैं 25 की जगह इसको 150 कर देता हूं और फिर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, रन किया, तो इसका आंसर 150 उसने शो कर दिया, जो कि मैं कह रहा था कि 150 ही करना चाहिए था इसको। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। इसको मैं कमेंट कर देता हूं जी। नेक्स्ट 4b को हम कॉल करते हैं, फैक्टोरियल। इसको मैं रन करता हूँ। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन किया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू शो करेगा, 145, जैसा कि मैंने आपको वहां पे आउटपुट पे शो करवा के कैलकुलेट करके दिखा दिया था। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या दे रहा है, 145। अगर मैं इसको मैं देता हूँ 150 कहता हूँ, सपोज 180 कह देता हूँ मैं। जब 180 कहूंगा, एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल और रन करता हूँ, तो इसका देखिए आंसर चेंज होता है। यस, इसका आंसर चेंज हो गया। फैक्टोरियल ऑफ डिजिट सम इज 40,322। ठीक हो गया। So if you have any doubt, please you can ask me in comment. I will try to give the answer. Thank you. Jazakallah khair.